लास्ट वीडियो तक हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो अपना डीएनए है या फिर आरएनए है वो क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एक्चुअली में होते क्या हैं? दोज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एक्चुअली ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स उनके यूनिट्स होते हैं। एंड व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स आर दोज सब्सटेंसेस या फिर दोज यूनिट्स विच आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड व्हेन कंबाइंड विथ फॉस्फोरिक एसिड। तब हमने जाना कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड के बारे में जब हमने जानने की कोशिश की तो हमें पता चला कि न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज द सुगर एंड अदर इज द नाइट्रोजन बेसिस। सुगर व्हेन वी वेंट मच मोर डीपर तो हमें पता चला कि सुगर जो नाइट्रोजन मतलब कि न्यूक्लियोसाइड में होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ डीएनए टाइप, मतलब कि जब हम डीएनए टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें सुगर डिऑक्सीराइबोस सुगर देखने को मिलता है और इसीलिए उसका नाम भी डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ा। और जब हम आरएनए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो उसका नाम वहाँ पर राइबोस टाइप का सुगर प्रेजेंट रहता है। हमने उसके स्ट्रक्चर्स को देखा, उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखा, ओपन स्ट्रक्चर को देखा, नोट किया कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर हमने बताया वहाँ पर आपको कि डीएनए क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक्चुअली में आरएनए में सेकंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण आरएनए डीएनए में नहीं होता, जिसके कारण डीएनए मच मोर स्टेबल है और स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म डीएनए को अपना जेनेटिक मटेरियल रखना चाहते हैं और वह नेचर में एविडेंट भी है, या आपने देखा भी। और हमने एक लाइन भी आपको एनसीईआरटी की बताई थी, ठीक है। आगे जब हम बात किए तो शुगर के बाद अपना आया था नाइट्रोजन बेसिस। बेसिस क्यों बोला? बिकॉज दे आर एल्कालीस और उसमें NH2 ग्रुप है विच आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, ठीक है। और उन बेसिस में हमने पढ़ने की कोशिश की तो हमें पता चला कि दिस नाइट्रोजन बेसिस एक्चुअली में दो प्रकार का क्लासिफिकेशन इस नाइट्रोजन बेसिस में। एक को अपन बोलते हैं प्यूरिन्स एंड अदर इज नोन एज पायरिमिडीन। प्यूरिन्स जो होते हैं उसका क्लासिफिकेशन करने की जब हमने बात की तो हमें पता चला कि इस प्यूरिन के अंदर दो नाइट्रोजन बेसिस को हम पढ़ते हैं, वन इज एडेनिन एंड अदर इज गुआनिन। और पायरिमिडीन के अंदर हम तीन पढ़ते हैं, दैट इज साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमीन। हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि प्यूरिन्स जो होती है एक्चुअली में दो रिंग से मिलकर बनी हुई रहती है। एक तो पायरिमिडीन वाली रिंग होती है और एक होती है इमिडाजोल रिंग। और इसमें फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और नाइन्थ पोजीशन पे नाइट्रोजन होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे कार्बन होते हैं। वेरस जब हम बात करते हैं पायरिमिडीन की तो उसमें मात्र फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है और रेस्ट जो पोजीशंस हैं उस पर कार्बन होते हैं, ठीक है। ये पायरिमिडीन था। पायरिमिडीन को याद करने का ट्रिक क्या था? कट कट द पिरामिड देयरफॉर CUT। और हमने एक बात आपको बताई थी कि जो डीएनए होता है इसमें चार तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। टोटल नाइट्रोजन बेसिस कितने हुए? कट और AG, जिसमें कि ये चार जो नाइट्रोजन बेसिस है कौन कौन? ATGC, यही चार तरह के नाइट्रोजन बेसिस आपके पायरिमिडीन में पाए जाएंगे। और जो प्यूरिन्स होते हैं वो तो मतलब कि जो डीएनए होते हैं उसमें ATG और C पाया जाएगा, लेकिन आरएनए के अंदर टी के जगह पे क्या पाया जाएगा? यू पाया जाएगा, यूरेसिल। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। इसलिए वहाँ पर हमने एक और भी डिफरेंस देखा था जब इनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे थे कि थाइमिन को हम क्या बोले? 5 मिथाइल यूरेसिल। और जब किसी भी ग्रुप के ऊपर मिथाइल लग जाता है तो वो उस ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। और थाइमिन जैसा कि हमें पता है कि डीएनए में ही मात्र पाया जाता है, इसलिए डीएनए की स्टेबिलिटी फिर आरएनए के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुई। फिर एक रीज़न मेरे को मिला कि क्यों डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और आरएनए कुछ वायरसेस तक ही लिमिटेड है। हमने इन सारी बातों को डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि शुगर होते क्या हैं, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि शुगर होते क्या हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि शुगर दो प्रकार के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को भी पढ़ लिया। नाइट्रोजन बेसिस पढ़ ली, उनके स्ट्रक्चर्स को पढ़ ली, कॉमन डिफरेंसेस को पता कर ली। लेकिन ये नहीं जाना कि ये शुगर और नाइट्रोजन बेसिस के रहने मात्र से ही क्या न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। मीन्स द मियर एग्जिस्टेंस ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन और देर इज सम अनदर केमिकल फेनोमेना, या फिर कोई और केमिकल फेनोमेना है। तो हमने जब जानने की कोशिश की तो हमें पता चला नहीं, देयर इज सम अदर केमिकल फेनोमेना। और उस केमिकल फेनोमेना को क्या बोलते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस। मतलब कि शुगर और नाइट्रोजन बेसिस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं जेनेटिक मटेरियल के अंदर, दे आर एक्चुअली जॉइंड विद बॉन्ड। और उस बॉन्ड कैसे बनता है और कैसे ही आगे चल के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, ऑल एंड मेनी मोर वी आर गोइंग टू डील इन दिस लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से। देखिए, हमने आपको बताया था कि शुगर इज न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ शुगर एंड नाइट्रोजन बेसिस। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। शुगर दो तरह के थे, एक तो थे राइबोस शुगर
कोई दिक्कत, और एक थे डीऑक्सीराइबोज शुगर। हाँ, नाइट्रोजन बेसिस भी दो प्रकार के थे, एक प्यूरीन्स थे और एक पायरिमिडीन्स थे। एक प्यूरीन्स थे और एक पायरिमिडीन थे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। पायरिमिडीन के अंदर तीन कैटेगरीज आ रही थी अपना, कौन कौन, सी, यू और टी। कोई दिक्कत। और प्यूरीन जो थे इसमें आ रहा था अपना ए एंड जी। यहाँ तक हमने सारी बातें कर ली थी और अभी भी मैंने आपको ये सारी चीज़ों को एक बार क्विकली रिवाइज करवा दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो ज़रूर बताइएगा, ऐसे दिक्कत होगा नहीं। देखिए, अब ये शुगर और नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनके ये जुड़ते कैसे हैं। ऑलराइट, अपने को सीखना इन चीज़ों का कि हाउ डस दे एक्चुअली ज्वाइन, ये कैसे जुड़ते हैं। देखिए, जो शुगर है ना, शुगर का जब हम स्ट्रक्चर बनाए थे तो आपको पता होगा कि कार्बन का नंबरिंग अपन कैसे करते हैं, और हमने नंबरिंग किया था। तो जो फर्स्ट कार्बन है शुगर का, द फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर एक्चुअली जॉइंस विथ नाइट्रोजन बेस, मतलब कि शुगर का पहला कार्बन ही नाइट्रोजन बेस के साथ ज्वाइन करेगा, और नाइट्रोजन बेस में नाइट्रोजन और शुगर के बीच में बॉन्डिंग होगी। मतलब कि शुगर का कार्बन, समझ रहे हैं, और इसका नाइट्रोजन बेस का क्या ज्वाइन करेगा, नाइट्रोजन। मतलब कि जो बॉन्ड बनेगा CN, और आगे चल के फिर क्या बनेगा, नाइट्रोजन से जुड़े हुए क्या, कार्बन, मतलब CNC टाइप आगे चल के बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत। कैसा बॉन्ड बनेगा, एक्चुअली में जो बॉन्ड बनेगा इट विल बी CNC टाइप बॉन्ड। कोई दिक्कत, यहाँ पर CNC टाइप बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब प्यूरीन्स होंगे, अब बात देखिए, प्यूरीन में तो नाइट्रोजन फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ, नाइन्थ पोजीशन पे, तो क्या सारा कोई एक ही तो बॉन्ड बनाएगा ना, एट ए टाइम, वन टाइम पे एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कभी आपने सुना क्या वन टाइम पे मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, नहीं, देयर इज ए प्रोसेस, बॉन्ड फॉर्म होने का भी प्रोसेस है। तो शुगर का जो फर्स्ट पोजीशन का जो कार्बन है, इट विल फॉर्म बॉन्ड विद द नाइन्थ नाइट्रोजन ऑफ प्यूरीन, एंड प्यूरीन्स के अंदर कौन कौन आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और पायरिमिडीन जो है, पायरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन जो है, मतलब पायरिमिडीन में तो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे ही होते हैं मात्र, पायरिमिडीन से फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे ही तो नाइट्रोजन मात्र होता है ना। तो जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे जब नाइट्रोजन होता है, तो जो नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा वही पायरिमिडीन में कारसुक, मतलब कि जो शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड को अपन बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों बोलते हैं, देखिए, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता क्या चाहिए, ग्लाइको का मतलब ही होता है शुगर, और सिडिक का मतलब कोई और मोइटी जिसमें कि नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आ सकता है। देखिए, अगर तीन प्रकार के बॉन्ड कभी भी बायोमोलिक्यूल्स में आपने बनते देखा होगा, एक तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, और कार्बन सल्फर कार्बन, तो ये तीनों बॉन्ड यदि बनते हैं तो ये तीनों के तीनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के पार्ट हैं। और यहाँ पे किस प्रकार का बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे अपना कार्बन नाइट्रोजन कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक, कार्बन कैसा बन रहा है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहा है। तो जब भी इन तीनों तरह के बॉन्ड को आप बनते देखना, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन सल्फर कार्बन, तो इन्हें अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बाय द रिलीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, NH3, इन सभी का रिलीज होता है इन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद। तो ऐसे बॉन्ड को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोर बायोमोलिक्यूल्स है, इसमें आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते क्या चाहिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, न्यूक्लिक एसिड जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें यही होते हैं कि कार्बन जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है शुगर का, वहाँ पे मतलब कि और नाइट्रोजन जो होते हैं प्यूरिन्स, नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं प्यूरिन्स में, ये दोनों आपस में ज्वाइन करते हैं एक बॉन्ड के थ्रू, जिसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन टाइप की लिंकेज होती है। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है जी, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। देखते हैं। हमने बताया कि शुगर का, हमने वही बात को यहाँ पर लिख रखा है कि फर्स्ट कार्बन ऑफ शुगर अटैचेस विद द नाइन्थ पोजीशन ऑफ प्यूरिन। यदि प्यूरिन रहा तो नाइन्थ पोजीशन होगा, प्यूरिन रहा तो नाइन्थ नाइट्रोजन वाला पोजीशन होगा। और फर्स्ट कार्बन अटैचेस विद फर्स्ट पोजीशन ऑफ पायरिमिडीन, कब, फर्स्ट पोजीशन से अटैच करेगा ये वाला शुगर का फर्स्ट कार्बन जो है, जो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, इट विल अटैच विद द फर्स्ट पोजीशन जब पायरिमिडीन होगा, मतलब साइटोसिन यूरेसिल थाइमिन होगा। और रेस्ट में क्या करेगा भाई साहब, वो नाइन्थ पोजीशन वाला जो प्यूरिन है, नाइट्रोजन है, नाइन्थ जो रिंग में नाइन्थ पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा। बेसिक सी बातें हैं। देखिए, होता कैसे है, एक आइडिया मैं दे रहा हूँ आपको, अभी मैंने जो जो बातें बताई बस उसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये एक शुगर है ना, एक शुगर है, कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर है, क्योंकि इसके सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, समझ जा रही है बात, समझ आ रही है कि सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो राइबोस के पूरा स्ट्रक्चर पढ़कर आ गए हैं अपन। अगर नहीं आपने रिवाइज किया तो जो आपने नोट्स बनाए उसे पलट कर एक बार देखो आप। होगा क्या, ये देखिए,
एक्चुअली में होगा क्या, वो देखिए आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये नाइट्रोजन है नाइन्थ पोजीशन पे। ये नाइट्रोजन पे जो लगा हुआ हाइड्रोजन है नाइन्थ पोजीशन पे, क्यों क्यों नाइन्थ पोजीशन में ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि दिस इज ए प्यूरिन, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन। क्यों है प्यूरिन का स्ट्रक्चर, अगेन क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग स्ट्रक्चर है। पहला रिंग सेम है पायरिमिडीन रिंग एंड अदर रिंग इज इमिडाजोल रिंग। कौन सा रिंग है, इमिडाजोल रिंग, हमने आपको पूरा बताया है आगे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन आपका ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है, ये देख रहे हैं ये वाला कार्बन आप, ये कार्बन के ऊपर जो लगा हुआ OH ग्रुप है, इसके साथ ये बॉन्ड बना के एक H2O मॉलिक्यूल निकाल लेगा। अब एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो गया, रिमूव, एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो मैंने बताया भी था। और कैसा बॉन्ड बन गया ये देखिए, अगर एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो आप गौर करिएगा यहाँ पर कि ये वाला जो कार्बन है ये क्या किया, ये कार्बन जो देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये नाइट्रोजन आगे चल के किससे बॉन्ड बनाया हुआ, कार्बन से। देयरफॉर बॉन्डिंग किस प्रकार की हुई, CN-C टाइप बॉन्डिंग हुई। और जब कभी भी CN-C टाइप बॉन्डिंग हुई बाय द रिलीज ऑफ H2O मॉलिक्यूल या फिर बाय द रिलीज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O NH3, तो वैसे बॉन्ड को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पूरा बायोमॉलिक्यूल्स का ही टॉपिक है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे को तो नहीं लगता कि होना चाहिए। हुआ क्या यहाँ पर एक्चुअली में, जो मैंने बताया था कि शुगर का जो फर्स्ट पोजीशन पे जो कार्बन है, शुगर के जो फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है, ये वाला कार्बन देख रहे हैं आप, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो कार्बन है इसके ऊपर में लगा हुआ OH जो है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन के नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन था उसके हाइड्रोजन को मिलाया और H2O मॉलिक्यूल एस्केप कर गई। और ये एस्केप करने से एक बॉन्ड बना किसके, फर्स्ट नाइन्थ पोजीशन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये नाइट्रोजन फर्दर कार्बन से जुड़े हुए थे, इसलिए बॉन्ड किस प्रकार का हुआ, इट इज ए टाइप ऑफ CN-C बॉन्ड बाय द रिलीज ऑफ ए H2O मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल, बाय द रिलीज ऑफ ए H2O मॉलिक्यूल। और H2O मॉलिक्यूल के रिलीज होने से जो बॉन्ड बना CN-C टाइप मॉलिक्यूल, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कोई दिक्कत, यही होता है पूरे के पूरे थ्योरी में, यही मैंने आपको समझाया और वही मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। आप इसे नोट कर सकते होंगे, जब आप बढ़िया से लिखेंगे तो आप इसे अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन में हुआ क्या, न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन के दौरान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा बना, कार्बन नाइट्रोजन टाइप कार्बन बना। देखिए चेंज एक्चुअली में क्या था, या तो नाइट्रोजन हो सकता है या फिर ऑक्सीजन या फिर सल्फर। जब नॉर्मली जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है यही तीनों चीज़ हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कौन वाला केस था, यहाँ पे अपना केस था नाइट्रोजन वाला। इसलिए इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को अपन कभी कभी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बात आपको मैं लिखा हुआ आगे मिलेगा, इसी नोट्स में आपको लिखा हुआ ये चीज़ें मिलेगी। कोई दिक्कत, आप नोट कर लीजिएगा। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना तो क्या रिलीज हुआ, बाय रिलीजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैंने आपको बताया भी था, आगे देखते हैं। अब जब न्यूक्लियोसाइड के बारे में हमने पढ़ लिया, तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड, अब अपन जानेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। क्योंकि हमें पता है कि अपने को अल्टीमेटली पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाना है, क्योंकि हम ना एक्चुअली में DNA और RNA के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं। तो यदि हम DNA और RNA के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड अपना अल्टीमेट एम है। तो हमने न्यूक्लियोसाइड के फॉर्मेशन को देख लिया, अब अपन न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन को देखेंगे। और ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, आइए देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड था क्या, आपको बताया था मैंने कि न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है। कोई दिक्कत नहीं, ये न्यूक्लियोटाइड रहा। ये न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड के जुड़ने से हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बने, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बने। अब देखिए जब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड है, अब न्यूक्लियोसाइड कैसे बना, आपको पता था न्यूक्लियोसाइड राइबोस शुगर और क्या कहते हैं, मतलब राइबोस शुगर या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर, मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस के कॉम्बिनेशन से। और जो ग्रुप वहाँ पे न्यूक्लियोसाइड हमने बॉन्ड बनाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो बन जाने के बाद जो स्ट्रक्चर बना था ना वही था अपना न्यूक्लियोसाइड। अब उसी स्ट्रक्चर में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। आइए देखते हैं, बहुत आसान है, बस मेरे साथ पढ़ते जाइए आप। ये रहा अपना क्या, शुगर, ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये शुगर मॉलिक्यूल। तो शुगर का जो फर्स्ट पोजीशन था ये दिखा रहा है, फर्स्ट पोजीशन जो 1 लिख रखा ना यहाँ पे, ये बता रहा फर्स्ट पोजीशन क्या किया, ये नाइट्रोजन बेस के साथ बॉन्ड बनाया। प्यूरिन रहा तो प्यूरिन का 9th, पायरिमिडीन का फर्स्ट नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया। ये बातें हमने पहले कर रखी है। लेकिन इसी शुगर का जो 5th पोजीशन है, जो 5th वाला कार्बन है या 5th वाला पोजीशन, इसी से कौन बना लेगा बॉन्ड, फॉस्फोरिक एसिड बना लेगा। और फॉस्फोरिक एसिड जब बॉन्ड बना लेगा तो अल्टीमेटली ये तीनों कंबाइंड स्ट्रक्चर्स होंगे, वो कौन
वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोटाइड कहलाएंगे। जब ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसे अपन ने हमने क्या बोला, न्यूक्लियोसाइड। देख रहे हैं, ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनने के बाद ये दोनों जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर इस न्यूक्लियोसाइड, और ये कंबाइंड स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा, ये भी बॉन्ड बन जाने के बाद ये पूरा का पूरा इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसे, दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली नोन एज न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक मिनट। अब आखिर में ये इस जो न्यूक्लियोसाइड है उससे किस प्रकार से जुड़ता है, ये फॉस्फोरिक एसिड अपन अब डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत, आइए, ये भी बहुत आसान चीज़ है। देखिए, शुगर का जो 5th पोजीशन पे होता है, शुगर के 5th पोजीशन पे आपको पता है कि कार्बन होती है, और वो कौन सी पोजीशन होती है, CH2OH होती है। हम आगे आपको दिखाते भी हैं। आइए देखिए, आपको पहले जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, देखिए यहाँ पर क्या है, ये शुगर का 5th पोजीशन है, ये शुगर का 5th पोजीशन है। यहाँ पर क्या है, CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। एक्चुअली में ये 1 है, तो ये 2, ये 1 के बाद ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5th पोजीशन है। तो 5th पोजीशन पे क्या है, CH2OH ग्रुप लगा हुआ है। तो जब 5th पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ है, तो अपने को क्या हुआ, इसी 5th पोजीशन पे जो कार्बन है वही क्या करेगा, एसिड के साथ बॉन्ड बना लेगा। और कार्बन में जो OH ग्रुप लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो एसिड के COOH ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेंगे। तो जब अल्कोहल और एसिड में रिएक्शन होता है तो वैसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, एस्टर रिएक्शन या फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ एस्टर टेक प्लेस। ऑल राइट, क्योंकि वैसे रिएक्शंस में एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, और जब कभी भी कोई रिएक्शन में एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो ईस्टर बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि एसिड कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड, इसलिए जो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा और ईस्टर बनता है, और जो बॉन्ड बनता है उसे अपन ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब एसिड फॉस्फोरिक एसिड है तो जो बॉन्ड बनेगा उसे अपन बोलेंगे क्या, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखा, पढ़ लीजिए, एसिड प्लस अल्कोहल ईस्टर, एंड हियर एसिड इज फॉस्फोरिक एसिड, देयरफॉर फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। एनी प्रॉब्लम, वेरी इजी, बस आराम से चलते जाइए। जो मैंने आपको बताया सारी पॉइंट को मैंने नीचे लिख दिया आपकी सहूलियत के लिए, बिकॉज यू हैव टू रिवाइज एट द लास्ट। ऑल राइट, सो प्लीज सी इट। Sugar का 5th कार्बन attaches with the phosphoric acid and forms phosphoester bond. Why does it form phosphoester bond? Because the OH group which is present on the 5th कार्बन, मतलब 5th कार्बन में C था, उससे एक तरफ तो जुड़ा हुआ था पूरा का पूरा रिंग, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ था H, तीसरी तरफ भी जुड़ा हुआ था H, एंड 4th साइड में जुड़ा हुआ था OH। ये 4 चीज़ें क्यों जुड़ी होती है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और ये जो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, +4 होती है, मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इससे 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑल राइट, नहीं, अब शुगर का जो पहला कार्बन है ये आपको पता है, हमने आपको पहले ही बताया कि 1st कार्बन तो इसका ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बनाता है, लेकिन 5th कार्बन इसका क्या करता है, अटैच कर जाता है फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। आइए आगे देखते हैं आगे की कहानी कैसे। देखिए क्या है आगे, कैसे बनता है बॉन्ड, वही तो अपने को डिस्कस करना है। सारा चीज़ समझा दूंगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो आपको पता है कि ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना, कैसे बना, क्योंकि ये यहाँ पर जो प्रेजेंट क्या थे, यहाँ पे जो प्रेजेंट OH था इस ग्रुप के ऊपर, इसके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाला और CN2 टाइप बॉन्ड बना लिया, आपको पता है। और यहाँ पे एक रिलीज हुआ किसका, H2O मॉलिक्यूल्स का, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल कर चले गए। ऑल राइट, लेकिन अपने को इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन ने ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मतलब कि जो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन वाला जो पोर्शन है, ये हम पढ़ कर आए। अपने को यहाँ से मतलब है, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से मतलब है, तो अपन उसी पे फोकस करेंगे। ठीक, उसी पे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी पे चलेंगे भाई। तो देखिए, एक्सक्यूज मी, तो ये जो अपना देखिए, अपने मुद्दे का कार्बन कौन सा है इस बार, अपने मुद्दे का कार्बन ये वाला 5th कार्बन। 5th कार्बन पे मुद्दे वाला चीज़ कौन है, OH। तो OH में जो O था यहाँ पर, उससे लगा हुआ क्या था, OH में देखिए, OH में जो OH ग्रुप था इसके ऊपर लगा हुआ, इसके ऊपर क्या था, एक OH ग्रुप लगा हुआ था ना, एक OH ग्रुप इसके ऊपर लगा हुआ था। अब ये OH ग्रुप क्या क्या, इधर एसिड में ये OH जो है, यहाँ पे H जो था, इसके साथ लेके एक वाटर मॉलिक्यूल बना लिया, इसके साथ लेके वो क्या बना लिया, वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल गया। क्योंकि जब कभी भी एसिड और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, जब कभी भी एसिड और ईस्टर का रिएक्शन होता है, तो हमेशा एल्कोहल का, किसका, हमेशा एल्कोहलिक पार्ट से ही OH जाता है और एसिड से H+ जाता है। क्यों जाता है एसिड से H+, क्योंकि एसिड H+ ही तो देते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, तो जब बॉन्ड बन गया तो ये ऑक्सीजन जो एक्चुअली में है ना, ये वाला ऑक्सीजन, दिस इज एक्चुअली द ऑक्सीजन ऑफ CO4-3। ये
इसका वाला ऑक्सीजन नहीं है, CH2OH वाला, ये ध्यान रहिए। तो जाने के बाद जो बॉन्ड बनता है यहाँ पर, वो बॉन्ड देखिए, जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को अपन बोल रहे हैं फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। कोई दिक्कत, हमने नीचे लिख भी रखा है, ये क्या बन गया, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। अब ये देखिए, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कंबाइन हो गया कंबाइन। पहले नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ कैसे कंबाइन हुआ, और ये शुगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ कैसे कंबाइन हुआ, और टोटल एक यूनिट हुआ किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और इसी मल्टीपल यूनिट से हम क्या बोलेंगे, यही मल्टीपल यूनिट आगे चल के क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड कुछ और नहीं बल्कि अपना DNA और RNA है, जिसे अपन जेनेटिक मटीरियल बोल रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, जिसे अपन जेनेटिक मटीरियल बोल रहे हैं। और अपना मुद्दा क्या है यहाँ पर, वी हैव टू स्टडी द structure of our genetic material, and that is mostly in our cases the genetic material is DNA, and in the lower organism, that is particularly the viruses, the genetic material is RNA. All right. Let me erase it, then I will move. अब न्यूक्लियोटाइड्स देखिए, हमने सारा जितनी बात बताई मैंने लिख रखा है आपकी सहूलियत के लिए। न्यूक्लियोटाइड बिटवीन OH ऑफ C5 ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। एंड बिटवीन OH ऑफ C1 ऑफ शुगर विथ N9 ऑफ प्यूरिन एंड N1 ऑफ पायरिमिडिन, कौन सा बॉन्ड बना, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड बना। उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये सारी बातों को देखा। अब देखते हैं आगे। देखिए, अब अपन जो बात की, जो नाइट्रोजन बेस था, यदि प्यूरिन रहा, यदि नाइट्रोजन बेस प्यूरिन रहा, तो कौन कौन सा आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन आ सकते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि प्यूरिन ही रहे, वो तो पायरिमिडिन वाला भी नाइट्रोजन बेस, जो नाइट्रोजन बेस ये वाला जो पोर्शन है, एक्चुअली में ये वाला जो पोर्शन, ये क्या है, नाइट्रोजन बेस ही तो है। दिस पोर्शन इज नथिंग बट नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। ये प्यूरिन भी आ सकता है और पायरिमिडिन, और इस केस में कौन सा है, प्यूरिन। और प्यूरिन में भी ये कौन सा केस है, ठीक है, ये प्यूरिन है। नॉर्मल मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया। अगर यहाँ पे ये प्यूरिन्स में मान लीजिए कि ये प्यूरिन में आपका एडेनिन आ गया, यदि ये या फिर ये प्यूरिन में ग्वानिन आ गया, तो यहाँ पर एडेनिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर यहाँ पर ग्वानिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। या फिर साइटोसिन आ गया तो साइटोसिन का बनाएंगे, यूरेसिल का बनाएंगे, थाइमिन का बनाएंगे। वो कैसे बॉन्डिंग करेगा ये आपको पता है, और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई रखी है। अब आइए नीचे में देखते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा ड्यू टू डिफरेंस, मतलब कि जो ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस। मान लो नाइट्रोजन बेस है, इसमें एडेनिन आ गया तो कैसा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ग्वानिन आ गया तो कैसा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, अगर थाइमीन आ गया तो कैसा न्यूक्लियोसाइड बनेगा, आइए देखते हैं। और उसका नाम क्या होगा, उसका नामकरण जो होगा, एक्चुअली में जो टर्मिनोलॉजी नॉमेनक्लेचर है वो कैसे करेंगे, आइए नीचे देखते हैं। सॉरी, देखिए, अगर अपना नाइट्रोजन बेस एडेनिन आता है, कौन, एडेनिन आता है, और अगर आपको पता है कि इन केस ऑफ डीएनए के केस में नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के होते हैं, इन डीएनए के केस में नाइट्रोजन बेस 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो यही चारों आएंगे। तो यदि एडेनिन आता है, जो न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा ना, वो बनेगा डीऑक्सी एडेनिन, डीऑक्सी एडिनोसिन। अब ये डीऑक्सी कहाँ से आया, जो डीऑक्सी शब्द है ना, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में शुगर भी होता है, देयरफॉर डीऑक्सी शब्द आया आपका शुगर से। किससे आया, डीऑक्सी टर्म हैज कम फ्रॉम द डीऑक्सीराइबोस शुगर। और एडिनो कहाँ से आया, एडेनिन से, और सीन लग गया न्यूक्लियोसाइड के कारण, देयरफॉर इसका नाम क्या हुआ, डीऑक्सी एडिनोसिन। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, इसी डीऑक्सी एडिनोसिन के अंदर फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना। तो इसीलिए, और कितने फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहे थे आपने देखा, एक फॉस्फेट ग्रुप, तो इसीलिए अपन बोलते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट जुड़ा। सेम ग्वानिन में डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन में डीऑक्सी सिटिडीन और डीऑक्सी सिटिडीन मोनोफॉस्फेट। देखिए, एडेनिन और गुआनिन के अंदर अपन जो प्रीफिक्स यूज़ कर रहे थे वो सीन था, SINE। और जो ये होता है ना साइटोसिन, थाइमिन जो है अपना, इसके अंदर अपन प्रीफिक्स यूज़ करते हैं डीन, ठीक है। तो इसमें क्या हमने बोला, डीऑक्सीसिटिडीन, क्या बोला हमने, डीऑक्सीसिटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन, और डीऑक्सीसिटिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। नाइट्रोजन बेसिस एडेनिन आया, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या हमने बोला, नाइट्रोजन बेसिस यदि एडेनिन आया तो डीऑक्सी एडिनोसिन, नाइट्रोजन बेसिस यदि गुआनिन आया तो डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सीसिटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन, यदि साइटोसिन और थाइमिन आया तो, और सब में मोनोफॉस्फेट जोड़ दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड जो स्ट्रक्चर इसमें क्या जुड़ना है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ही तो जुड़ना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, ठीक है जी। अब ये डीएनए की बात हुई। आरएनए के अंदर कौन कौन रहेंगे, आरएनए के अंदर बस ये थाइमिन ना हो के क्या आ जाएगा, यूरेसिल, मतलब एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल आ जाएगा। तो सारा का सारा यहाँ पर डीऑक्सी शुगर नहीं आएगा, कौन आएगा, शुगर तो यहाँ पर मात्र डीऑक्सी राइबोस ना आके मात्र राइबोस आएगा, इसलिए डीऑक्सी वाला जो प्रीफिक्स है ये हटा देंगे। और क्या लिखेंगे, आगे देखते हैं।
देखिए उसमें क्या यूरासिल यदि आएगा, यूरासिल किस में आएगा, आरएनए के अंदर ही आएगा, तो उसे क्या लिखेंगे, यूरिडीन लिखेंगे, क्योंकि डीऑक्सी तो रहेगा नहीं, तो डीऑक्सी को हटा दिया हमने। और उसमें यूरिडीन में क्या जुड़ेगा अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के लिए, फॉस्फेट, देयरफॉर इट इज नोन एज यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। और यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में एक्चुअल में जुड़ क्या रहा है, एसिड ही तो जुड़ रहा है, मोनोफॉस्फेट लिखिए या फिर एसिड का नाम लिख दीजिए, फॉस्फोरिक एसिड। इसलिए मोनोफॉस्फेट को यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर एक एसिड भी जोड़ सकते हैं, इसलिए उसका नाम यूरिडाइलिक एसिड भी होता है। और सेम जो मैंने आपको जो बताया डीएनए के लिए, सेम आप पूरा का पूरा होमवर्क है आपका, आरएनए के लिए आप करिए, और ये मेरे को बताना है, आपको स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजना है, कोई दिक्कत नहीं। एडेनिन के लिए, एडेनिन तो आरएनए में भी आएगा, तो उसके लिए एडिनोसिन होगा, क्योंकि डीऑक्सी आगे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर शुगर राइबोस है, आ रही बात समझ में। और उसमें एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट लिखेंगे या फिर एडिनाइलिक एसिड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एडिनाइलिक एसिड। फिर गुआनिन है तो क्या लिखेंगे, गुआनोसिन, या फिर क्या लिखेंगे, गुआनाइलिक एसिड लिखेंगे, या फिर गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट लिखेंगे। साइटोसिन है तो क्या लिखेंगे, सिटिडीन लिखेंगे या फिर सिटिडाइलिक एसिड लिखेंगे। और यूरासिल है तो यूरिडीन लिखेंगे और यूरिडाइलिक एसिड लिखेंगे, या फिर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को ये पूरा का पूरा जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है ये फिलअप करके आपका स्क्रीनशॉट आना चाहिए मेरे को, ऑलराइट। और इट इज़ अ होमवर्क, इट मस्ट बी टेकन मतलब कि विथ सीरियसनेस, डोंट टेक इट डोंट टेक इट कैजुअली, ओके। आगे चलते हैं। मोनोफो देखिए जो मैंने बातें बताई मैंने सबको लिख रखा है, आई हैव मेड द गेम वेरी इजी फॉर यू, ऑलराइट। आप देखिए ये जो है मोनोफॉस्फेट, इसको अपन लिखते हैं आइलिक एसिड से रिप्लेस कर देते हैं। हमने पता एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को आपने क्या लिखा, एडिनाइलिक एसिड। गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट को गुआनाइलिक एसिड। डीऑक्सी गुआनोसिन को क्या लिखा, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, ठीक है, यदि डीएनए रहा तो कोई दिक्कत। देखिए डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को क्या लिखा, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। बस एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको समझा रखा है, कुछ जो पोर्शन फिल इन द ब्लैंक्स है उसको आपको भरना है, ऑलराइट। तो डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट को क्या लिखेंगे, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड, गुआनिन। अब डू सेम फॉर द रेस्ट, ये आपको होमवर्क है, आपको करना है। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को क्या लिखेंगे, एडिनाइलिक एसिड। सारा मैंने आपको बता दिया, बस मैंने आपको फिर से कहा ना कि मैंने चीज़ों को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए। अब देखिए कि अब अपन न्यूक्लियोटाइड भी देख लिया, न्यूक्लियोसाइड के भी फॉर्मेशन को देख लिया। अब अपन देखते हैं कि ये पॉली न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, क्योंकि पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड का ही पॉलीमर होगा, मतलब मल्टीपल्स न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच होंगे, यही ना होगा भाई। अरे भाई पॉली न्यूक्लियोटाइड में, पॉली इथिलीन में या फिर पॉलीथीन जिसे आप बोलते हो, उसमें क्या होता है, मल्टीपल इथीन आपस में अटैच्ड होते हैं। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच्ड होगा। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो आपको मैंने बता दिया। न्यूक्लियोसाइड में जो ज्वाइनिंग होती है, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड कैसे बनती है वो मैंने बताया, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, आइए ये भी एक आसान सी कहानी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन डील करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मतलब ये रहा आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ पे सारी बातें कैसे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना था, मैंने आपको बताया था कि जो C5 पे लगा हुआ OH ग्रुप था वो इसके एसिड के H+ के साथ क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया, वो बोले फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये जो अपना बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस को मैंने बस अब A लिख दिया, A स्टैंड फॉर एडिनिन। इतना तो अंडरस्टैंड आप कर पा रहे होगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए जो अगला, अब इस ये एक क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड, NTE से मैंने उसे रिप्रेजेंट कर दिया, कंफ्यूज नहीं होना, बस मैंने फॉर रेफरेंस NTU से लिख दिया, न्यूक्लियोटाइड, ऑलराइट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड अगले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, तभी तो एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे। जब न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे तो वही जाके क्या बना लेगा, अपना पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब आप देखिए कि कैसे अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, क्या कैसे अगला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, आइए देखते हैं। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ा आपको पता है, जो अगला न्यूक्लियोटाइड होगा ना, ये शुगर था ना आपका, ये शुगर का जो थर्ड पोजीशन है, यहाँ पे लगे हुए OH ग्रुप, ये थर्ड पोजीशन पे नीचे लगे हुए जो OH ग्रुप हैं, इसके साथ जो एसिड का OH ग्रुप होगा ना, ये आपस में निकल जाएगा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, मतलब कि जो यहाँ पे, सॉरी ये H ग्रुप ही रहने दीजिएगा, ये कट करना, यहाँ पे जो OH ग्रुप नीचे में प्रेजेंट थे, यहाँ पे आपस में ये बॉन्ड बनाएगा। अगेन जो यहाँ का नीचे का OH था, एक मिनट एक्सक्यूज में, ये काफ़ी गंदा हो गया है यहाँ पे, ये H वाला जो पार्ट है इसको आपको काट देना है। जो आपस में यहाँ पे जो नीचे OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ना थर्ड पोजीशन पे, इससे यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, सेम जैसे ऊपर में बॉन्डिंग हुई है ना,
ईस्टर बॉन्डिंग, वही नीचे भी ईस्टर की बॉन्डिंग हो जाएगी सेकंड, और ये जो फास्फोरस की जो एक फ्री वाली OH है इससे यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी किसका, थर्ड कार्बन के OH से और फास्फोरस के H+ से, अगेन एक बॉन्ड बनेगा फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, और ये आपस में एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और अपना फिर कार्बन के फिफ्थ वाला पोजीशन से तो अपना जो जुड़ रहा था कार्बन के फिफ्थ पोजीशन से जो बॉन्डिंग ऊपर में हो रही थी वो तो बॉन्डिंग होगी ही होगी, लेकिन उसके अलावा एक शुगर के जो थर्ड पोजीशन पे नीचे में OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये एसिड में फॉस्फोरिक एसिड में आपको पता है कि 3 H+ निकलेंगे तो 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और बॉन्ड बनेगा और क्या बोलेंगे अपन, फिर से ईस्टर बॉन्ड यहाँ पर बन गया। मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने ईस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिले, एक न्यूक्लियोटाइड ये रहा नाइट्रोजन बेस, ये रहा शुगर और ये फॉस्फोरिक एसिड इसका, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितने आपको मतलब कि कितने डाइस्टर बॉन्ड देखने को मिले, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में दो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा। देखिए आपको फिर से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो टॉपिक में तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वीडियोस को आप गौर कीजिएगा। नॉर्मल आपको मैंने न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये तो मैंने आपको बताया, वहाँ तक आपको समझ में नहीं आया तो पहले आप वो बताना। अगला जो यहाँ पर खेल है, एक मिनट, अगला जो खेल है जो ये जो थर्ड पोजीशन जो है ना, ये थर्ड वाला, एक मिनट एक्सक्यूज़ मी, ये जो थर्ड पोजीशन यहाँ पे जो लगा हुआ OH होता है ये इसके H+ को लेगा और यहाँ से ये लेके निकल जाएगा, इसके H+ को ये लेगा और यहाँ से ये लेकर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल्स, अरे यार H2O मॉलिक्यूल लेकर ये बाहर निकल गया और फिर से एक बॉन्ड बना लेगा, ये वाला फॉस्फोइस्टर बॉन्ड अगेन। और यही फॉस्फोरिक एसिड जो ऊपर में काम कर रहा था, जो कार्बन फिफ्थ से जो ऊपर में यहाँ इस जगह पे हुआ था वो तो यहाँ पर होगा ही होगा, जो इस जगह पे ये वाला बॉन्ड बना देख रहे हो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना, तो दो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बन गए, इसलिए इसे अपन ने क्या बोला, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। टू फॉस्फोइस्टर बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हमने लिख भी रखा है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कितने बने, दो। कोई दिक्कत होगा मेरे को तुरंत इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से भी पूरी चीज़ों को समझा दूंगा, डायग्राम आपके सामने रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से फिर अगला न्यूक्लियोटाइड वैसे ही जुटेगा, कार्बन जो थर्ड पोजीशन पे है उसका OH रहेगा और फास्फोरिक एसिड का H रहेगा, फिर से एक बॉन्ड यहाँ पे फास्फोरिक एसिड बना ले जाएगा, फास्फोरिक एसिड क्या करेगा, फिर से एक बॉन्ड बना ले जाएगा, एक बॉन्ड इससे तो बनाएगा ही बनाएगा, और ये जो फिफ्थ पोजीशन होगा अगले न्यूक्लियोटाइड का शुगर का जो फिफ्थ पोजीशन होगा, देखो अगले न्यूक्लियोटाइड के जो शुगर का फिफ्थ पोजीशन होगा उससे भी एक ईस्टर बॉन्ड बना रहा होगा, तो इसलिए आपको दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दिखेंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड रहा ये, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड रहा, और इसके बीच में आपको कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिले, एक फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, दूसरा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने को मिले। ये बातें मैंने आपको समझा दी, कोई दिक्कत होगा तो मेरे को कॉल करिएगा आप, ऑलराइट। होना नहीं चाहिए और इतना पूछेगा भी नहीं आपसे, मैं आपको इसलिए इतना डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल मेरे को करवाना है इस पर आपको। ऐसे न्यूमेरिकल के लिए मैं ट्रिक दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। यदि सिंगल स्ट्रैंड रहा तो मान लो कि DNA क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, लेकिन यदि सिंगल स्ट्रैंड रहा तो मतलब कि एक ही साइड मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट रहा तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो या फिर नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस -1 होगा। क्यों नहीं होगा भाई, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा था, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर, दो पे क्या था, एक था, तो मान लो कि N था तो N पे क्या होगा, दो पे एक है तो N मतलब 2N पे क्या होगा, 2N पे 2N -1 होगा। अरे होगा ना, जितना मतलब कि मान लो कि अगर दोगुना न्यूक्लियोटाइड है तो उससे एक कम, मतलब दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जितने भी होंगे उससे एक कम होगा अपना क्या, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब डबल स्ट्रैंडेड रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड अपन काउंट करेंगे या फिर टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस -2, क्योंकि एक स्ट्रैंड में -1 दूसरे स्ट्रैंड में फिर -1 जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड में तो जो इस साइड पे स्ट्रक्चर रिपीट हुआ, मान लो कि ये अपना डबल स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरे स्ट्रैंड, तो एक साइड का हमने फॉर्मूला देख लिया, एक साइड का हमने देख लिया क्या है N-1, तो दूसरे साइड का भी क्या होगा N-1, तो अल्टीमेटली कितना घटा माइनस, अल्टीमेटली अपना कितना घटा, एक मिनट, अल्टीमेटली अपना दो ही तो घटा ना, अल्टीमेटली -2 हुआ। और ये तो अपना साइड कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्चुअली N जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड्स देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दो। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, इतना छोड़ो यार, आपको एक चीज़ बस मोटा मोटा याद रखना है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिंगल स्ट्रैंडेड वाला स्ट्रक्चर रहा तो अपन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड काउंट कर लेंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ बेसिस आपको क्वेश्चंस में दे रखेंगे। मान लो कि बोलेगा कि 1000 न्यूक्लियोटाइड है एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, तो आप बताइए कि टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे। आंसर 999, सिंगल स्ट्रैंडेड है तो 999। आपसे बोलेगा कि एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इतने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड है, 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आपको पूछेगा टोटल नंबर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो डबल स्ट्रैंडेड है तो क्या कर देना, -2 कर देना, 9,998। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। ये सारा न्यूमेरिकल मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे दूंगा, आप टेंशन मत लो, आसान है, नहीं बनेगा सारा को फिर समझा दूंगा। कोई दिक्कत, मैंने सारा लिख रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डबल स्टैंडर्ड के लिए मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस -2। अब एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन जो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में, आपको बताया होगा कि PO4 जो -3 था वो कार्बन 5th ऑफ शुगर का। अब एक चीज़ आपने गौर किया क्या, जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो आपने चैन ऊपर देखा, ये मैंने आपको बताया नहीं, एक मिनट, इस चैन में देख रहे हो, ये तो सबसे ऊपर वाला, ये जो मान लो कि सबसे ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला न्यूक्लियोटाइड सबसे ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड है, तो ये जो फॉस्फोरस है ये तो मात्र एक ही फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना पा रहा है, तो इसका एक एंड तो फ्री है, इसलिए इसका एक 5th पोजीशन के पास इसका एक एंड फ्री रहता है, इसलिए अपन इसे बोलते हैं 5th प्राइम। क्या बोलते हैं, 5th प्राइम। और जब नीचे की तरफ आप जाओगे तो देखोगे ये जो 3rd पोजीशन है, जो नॉर्मली एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना, जो 3rd पोजीशन का OH है, मान लो कि ये सबसे नीचे वाला है, सबसे नीचे वाला है न्यूक्लियोटाइड, तो इसका OH पोजीशन अब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि सबसे नीचे, तो इसका 3rd प्राइम पे जो एक्चुअली में बॉन्ड बनना चाहिए था वो फ्री है, इसलिए इसे अपन नाम देते हैं 3 प्राइम। और इसीलिए एक स्ट्रैंड में जो अपने को जो देखने को मिलता है, ऊपर में 5th प्राइम और 3 प्राइम देखने को मिलता है। 5th प्राइम एक्चुअली में होता क्या चाहिए कि फॉस्फेट आगे चल के एक एस्टर बॉन्ड नहीं बना पाता है, और नीचे में इसका जो कार्बन का OH ग्रुप है वो फ्री रह जाता है, तो फ्री एंड को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, वही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि PO4 -3 एट C5 ऑफ शुगर इज फ्री, इसलिए 5 प्राइम एंड, OH एट C3 ऑफ शुगर इज फ्री, इसलिए 3 एंड। और एक डीएनए के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, इन 1 डीएनए 2 स्ट्रैंड इज प्रेजेंट, 2 स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड रहा और ये 2 स्ट्रैंड, तो इसमें ऊपर वाले पोजीशन पे ये 5' प्राइम फ्री रहेगा। कौन सा फ्री रहेगा, 5' और ये नीचे 3 प्राइम। लेकिन डीएनए के केस में उल्टा, जो इसका जो अगला स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर में 3 प्राइम रहेगा और ये 5 प्राइम रहेगा, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, तो 5 प्राइम रहेगा। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड है ये आपस में एंटी पैरेलल है। कैसे हैं, उल्टे हैं। और ये एंटी पैरेलल होना क्यों जरूरी है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कैसे देता है, ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। 5 प्राइम क्यों बना, क्योंकि जो 5th पोजीशन पे जो कार्बन था उससे क्या बना था, एक्चुअली में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनकर वहाँ पर जुड़े थे फॉस्फेट, और फॉस्फेट एक्चुअली में मात्र एक ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही बना रहा है, इसलिए उसका एक OH ग्रुप में H+ जो निकल के एक और एस्टर बॉन्ड बनाना चाहिए था वो नहीं बना पाया, तो वो फ्री रह गया, इसलिए उसे हमने बोला 5' एंड। और नीचे जो 3rd पोजीशन पे जो कार्बन है वहाँ पे एक OH ग्रुप अल्टीमेटली जो PO4 -3 है एसिड के साथ एक बॉन्ड बनाता था एस्टर बॉन्ड, उसका OH ग्रुप फ्री रह गया क्योंकि वो सबसे नीचे वाला था, उसके नीचे कोई न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं, तो वो उससे बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो इसलिए 3rd पोजीशन का OH ग्रुप फ्री रह गया, इसलिए हमने क्या बोला उसे 3 प्राइम। और सेम मैंने बताया कि जो अगला स्ट्रैंड होगा उसमें ये 3 प्राइम और 5 प्राइम उल्टे अरेंज होंगे, और ये उल्टा अरेंज होना क्यों जरूरी है, और ये डबल स्ट्रैंड आखिर में बनेगा कैसे, डबल स्ट्रैंड आखिर में जुटेंगे कैसे, वाटसन एंड क्रिक का स्ट्रक्चर क्या था, जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से उन्होंने जो चीज़ें समझाने की कोशिश की थी, डीएनए एक्चुअली में स्ट्रक्चरली स्टेबल कैसे है, हमने सारी की सारी मॉलिक्यूलर वाली जो पार्ट थी, मॉलिक्यूलर जो एनालिसिस थे वो तो हमने कर ली। अब डीएनए ये स्ट्रक्चरली स्टेबल कैसे है, डीएनए का यही स्ट्रक्चर क्यों और यही स्ट्रक्चर मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्यों है, वो सारी की सारी बातें पढ़ेंगे अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।